मोहो हेल्थ में सभी का स्वागत है। तो चलिए आज माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात होगी एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे जरूरी टॉपिक पर। चैप्टर 4 कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीवों का संवर्धन। देखिए, अगर कोई एमएलटी स्टूडेंट है तो उसके लिए ये चैप्टर सिर्फ एक और पार्ट नहीं है, बल्कि ये उस हर काम की नींव है जो एक लैब में होता है। किसी भी इन्फेक्शन की पहचान से लेकर ये पता लगाने तक कि कौन सी दवा काम करेगी, हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए इस बेहद जरूरी स्किल को समझने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल कि भाई इन माइक्रोब्स को कल्चर करने की ज़रूरत ही क्या है। फिर हम एक शेफ की तरह सोचेंगे और समझेंगे उस रेसिपी को जिससे बैक्टीरिया के लिए खाना यानी कल्चर मीडिया तैयार होता है। उसके बाद हम मीडिया के अलग अलग मेन्यू को देखेंगे, मतलब कितने तरह के मीडिया होते हैं और उनके क्या क्या खास इस्तेमाल हैं। हम ये भी सीखेंगे कि एक लैब में एकदम सटीक तरीके से मीडिया बनाया कैसे जाता है। और फिर बात करेंगे उन मुश्किल जीवों की, एनारोब्स, जिन्हें ऑक्सीजन बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर में हम सारी ज़रूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर एक लैब के असल वर्कफ्लो की तरह है, जिससे प्रैक्टिकल बातें समझने में आसानी होगी। तो हमारा पहला सेक्शन, हम माइक्रोब्स को कल्चर क्यों करते हैं, यानी अदृश्य को दृश्य बनाना। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरुआत करते हैं कि आखिर ये सब करने का पॉइंट क्या है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। एक ऐसे दुश्मन के बारे में कैसे जानेंगे जिसे देख ही नहीं सकते। मान लीजिए किसी मरीज के गले में इन्फेक्शन है, सैंपल लिया, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे तो हजारों अलग अलग बैक्टीरिया दिख रहे हैं। अब इनमें से असली मुजरिम कौन है, पता लगाना लगभग नामुमकिन है। यहीं पे कल्चर मीडिया अपना जादू दिखाता है। ये एक ऐसी जमीन की तरह है जहां एक अकेला ना दिखने वाला बैक्टीरिया अपनी लाखों कॉपीज बनाकर एक पूरा ढेर बना लेता है, जिसे हम कॉलोनी कहते हैं। और हर कॉलोनी एक ही बैक्टीरिया का क्लोन होती है। तो जब हम इन कॉलोनियों को देख पाते हैं तब असली काम शुरू होता है, उनकी पहचान करना, उनकी कमजोरियां पता लगाना और ये समझना कि उनसे लड़ना कैसे है। तो कल्चरिंग का मकसद क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी मकसद है किसी एक तरह के बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में अलग करना। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। प्योर कल्चर का मतलब है एक ऐसी कॉलोनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रजाति के बैक्टीरिया हों, कोई मिलावट ना हो। सोचिए, गले के सैंपल में स्ट्रेप थ्रोट वाले बैक्टीरिया के साथ साथ सैकड़ों नॉर्मल बैक्टीरिया भी हैं। जब तक उस एक मुजरिम को बाकियों से अलग नहीं करेंगे, पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और एक बार जब हमें वो प्योर कल्चर मिल जाता है, तब हम उस पर आगे के टेस्ट कर सकते हैं। उसकी सही पहचान करना, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करना, ये देखने के लिए कि कौन सी दवा उसे मारेगी, और यहाँ तक कि रिसर्च या वैक्सीन बनाने के लिए उसे बड़ी मात्रा में उगाना। तो याद रखिए, एक भरोसेमंद डायग्नोसिस के लिए प्योर कल्चर हासिल करना पहला और सबसे जरूरी कदम है। सेक्शन 2 मीडिया की बनावट, ग्रोथ के लिए जरूरी रेसिपी। तो अब हम ये तो जान गए कि बैक्टीरिया को उगाना क्यों है, पर सवाल ये है कि उन्हें खिलाएंगे क्या। कल्चर मीडिया असल में बैक्टीरिया के लिए साइंटिफिकली तैयार किया गया एक भोजन है। ये एक खास रेसिपी की तरह है जिसे हर माइक्रोब की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी में क्या क्या जरूरी चीजें होती है। ठीक है, तो एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले है पानी, जो जिंदगी का आधार है। ये पोषक तत्वों को घोलता है और बैक्टीरिया को उन्हें अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसके बिना तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता। फिर आते हैं पेप्टोन्स। इन्हें आप प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन समझिए। बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन और अमीनो एसिड चाहिए, और पेप्टोन्स उन्हें ये चीजें एक आसान रेडी टू यूज फॉर्म में देते हैं। इसके बाद है सोडियम क्लोराइड। ये सिर्फ नमक नहीं है, ये बैलेंस बनाने का काम करता है। ये पक्का करता है कि मीडिया का माहौल बैक्टीरिया सेल के अंदर के माहौल जैसा ही रहे, ताकि सेल फटे या सिकड़े नहीं। बफर्स जो हैं वो पीएच के गार्ड हैं। बैक्टीरिया जैसे जैसे बढ़ते हैं वो मीडिया को एसिडिक या एल्कलाइन बना सकते हैं। बफर्स इस बदलाव को रोकते हैं और पीएच को एक स्थिर लेवल पर बनाए रखते हैं, जो एंजाइम्स के सही से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में इंडिकेटर्स, ये जासूस की तरह हैं। जब बैक्टीरिया कुछ केमिकल्स को पचाते हैं तो अक्सर एसिड बनाते हैं। फिनॉल रेड जैसा इंडिकेटर पीएच में इस गिरावट को पकड़ लेता है और अपना रंग बदल लेता है, जिससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसने माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया ही बदल दी, एगार।
ये समुद्री शैवाल मतलब सीवीड से निकाला गया एक पॉलीसैकेराइड है। इसे किचन में इस्तेमाल होने वाली जेलेटिन जैसा समझ सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। इसका एक ही काम है, पोषक तत्वों से भरे लिक्विड शोरबे को एक ठोस मजबूत सतह में बदल देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिस पर बैक्टीरिया अलग अलग कॉलोनियां बना सकें। अगार के बिना हमारे पास सिर्फ लिक्विड कल्चर होते और प्योर कॉलोनी को अलग करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो पॉइंट है ना, ये वाइवा और एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। सवाल ये है कि आखिर एगार इतना अच्छा सॉलिडिफाइंग एजेंट क्यों है? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला और सबसे अनोखा गुण, इसका पिघलने और जमने का तापमान। ये 95 डिग्री सेल्सियस के करीब पिघलता है, लेकिन जब तक ये लगभग 40 डिग्री तक ठंडा नहीं हो जाता, तब तक वापस जमता नहीं है। इस गुण को हिस्टेरिसिस कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम अगार को उबालकर स्टरलाइज कर सकते हैं, फिर उसे 50 डिग्री तक ठंडा होने दे सकते हैं और फिर उसमें ब्लड या एंटीबायोटिक्स जैसी नाजुक चीजें मिला सकते हैं जो ज्यादा गर्मी से खराब हो जाती। ये शानदार है। दूसरा, बैक्टीरिया इसे खा नहीं सकते। ये एक प्लेट की तरह है, बैक्टीरिया इस पर उगते हैं, इसे खाते नहीं हैं, इसलिए सतह ठोस की ठोस बनी रहती है। तीसरा, ये 37 डिग्री सेल्सियस यानी हमारे शरीर के तापमान पर ठोस रहता है, जो कि क्लिनिकल सैंपल्स के लिए हमारा स्टैंडर्ड इंक्यूबेशन टेम्परेचर है। जिलेटिन तो इस तापमान पर पिघल जाता। चौथा, ये पारदर्शी होता है, जिससे हम कॉलोनियों का आकार, रंग और बनावट साफ साफ देख सकते हैं। इन 4 पॉइंट्स को, खासकर टेम्परेचर वाले पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। सेक्शन 3, मीडिया का मेन्यू, प्रकार और उपयोग। तो अब हम जान गए हैं कि मीडिया बनता कैसे है, तो चलिए एक माइक्रोबायोलॉजी रेस्टोरेंट के मेन्यू पर नजर डालते हैं। जैसे हर मौके के लिए एक ही डिश ऑर्डर नहीं की जाती, वैसे ही हर बैक्टीरिया के लिए एक ही मीडिया का इस्तेमाल नहीं होता। हर काम के लिए एक खास मीडिया होता है और सही मीडिया चुनना ही एक सफल डायग्नोसिस की कुंजी है। मीडिया को बांटने का सबसे आसान तरीका है उसकी कंसिस्टेंसी, यानी वो कितना गाढ़ा है। सॉलिड मीडिया जिसमें 1.5 से 2.5% अगर होता है, एक ठोस सतह देता है। ये पेट्री डिश में इस्तेमाल होता है और प्योर कल्चर को अलग करने के लिए ज़रूरी है, जहां हम अलग अलग कॉलोनियों को देख सकते हैं। सेमी सॉलिड मीडिया में अगर बहुत कम होता है, सिर्फ 0.5% या उससे भी कम, ये एक नरम जेली जैसा होता है। इसका मुख्य इस्तेमाल बैक्टीरिया की मोटिलिटी, यानी वो चल फिर सकता है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए होता है। हम बैक्टीरिया को एक सीधी लाइन में डालते हैं, अगर वो मोटाइल है तो वो जेली में तैरकर पूरे मीडिया को धुंधला कर देगा। लिक्विड मीडिया या ब्रॉथ में अगर बिल्कुल नहीं होता, ये एक पोषक सूप की तरह है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें सैंपल में मौजूद बहुत कम बैक्टीरिया को बड़ी मात्रा में उगाना हो, जैसे ब्लड कल्चर में या कुछ खास बायोकेमिकल टेस्ट के लिए। अब देखते हैं मीडिया को उनके न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स के आधार पर। सबसे सिंपल है बेसिक मीडिया। ये दाल चावल की तरह है, एक सादा बुनियादी भोजन जो ज़्यादातर नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को उगा सकता है। नॉन फास्टिडियस का मतलब है जो खाने पीने में ज़्यादा नखरे नहीं करते। न्यूट्रिएंट अगार और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इसके क्लासिक उदाहरण हैं और हर लैब में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया बहुत फैस्टिडियस होते हैं, यानी नखरेबाज। वो बेसिक मीडिया पर नहीं उग सकते, उन्हें कुछ खास चाहिए। उनके लिए हम एनरिच्ड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम एक बेसिक मीडिया लेते हैं और उसमें ब्लड, सीरम या अंडे की जर्दी जैसी एक्स्ट्रा पौष्टिक चीजें मिला देते हैं। ये एक्स्ट्रा चीजें उन्हें वो विटामिन और ग्रोथ फैक्टर देती हैं जिनकी नखरेबाज जीवों को जरूरत होती है। ब्लड अगर और चॉकलेट अगर इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो स्ट्रेप थ्रोट करता है, या निसीरिया गोनोरिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया बिना इन एक्स्ट्रा पोषक तत्वों के नहीं उगेंगे। ब्लड अगर सिर्फ एनरिच्ड मीडिया ही नहीं है, ये एक डिफरेंशियल मीडिया भी है। ये हमें बैक्टीरिया को उनके एक खास गुण के आधार पर पहचानने में मदद करता है। हीमोलाइसिस यानी रेड ब्लड सेल्स को तोड़ने की क्षमता। जरा ध्यान से देखिए, बीटा हीमोलाइसिस में बैक्टीरिया रेड ब्लड सेल्स को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जिससे कॉलोनी के चारों ओर एक बिल्कुल साफ पारदर्शी जोन बन जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इसका क्लासिक उदाहरण है। अल्फा हीमोलाइसिस में रेड ब्लड सेल्स पूरी तरह नहीं टूटते और हीमोग्लोबिन एक हरे रंग के प्रोडक्ट में बदल जाता है। इससे कॉलोनी के चारों ओर एक हरा धुंधला सा जोन बनता है। और गामा हीमोलाइसिस का मतलब है कोई हीमोलाइसिस नहीं। बैक्टीरिया तो उगते हैं, लेकिन मीडिया में कोई बदलाव नहीं होता। ये पैटर्न स्ट्रेप्टोकोकाई और दूसरे बैक्टीरिया की पहचान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए तो ये पक्का सवाल है। चलिए अब एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया में क्या फ़र्क है?
इसे आसान भाषा में समझते हैं। सेलेक्टिव मीडिया एक क्लब के बाउंसर की तरह है। इसका काम है कुछ लोगों को अंदर आने देना और बाकियों को बाहर ही रोक देना। इसमें ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, जिससे सिर्फ वही बैक्टीरिया उग पाते हैं जिन्हें हम चाहते हैं। इसका लक्ष्य है भीड़ में से अपने काम के जीव को अलग करना। दूसरी तरफ डिफरेंशियल मीडिया एक ड्रेस कोड की तरह है। ये पार्टी में तो सबको आने देता है, लेकिन उनकी खासियत के हिसाब से उन्हें अलग अलग रंग की शर्ट पहना देता है। इसमें ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो बैक्टीरिया के बायोकेमिकल रिएक्शंस के हिसाब से रंग बदलते हैं, जिससे हम एक ही प्लेट पर अलग अलग तरह के बैक्टीरिया में फर्क कर सकते हैं। और हाँ, कुछ बेहतरीन मीडिया दोनों काम करते हैं। वो बाउंसर भी होते हैं और ड्रेस कोड भी लागू करते हैं। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है मैककॉन्की अगर। ये वाइवा का पसंदीदा सवाल है, तो इसे ध्यान से समझिए। ये सिलेक्टिव भी है और डिफरेंशियल भी। सिलेक्टिव कैसे? इसमें बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल वॉयलेट डाई होती है। ये दोनों चीजें ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए जहरीली होती हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला इन पर आसानी से उग जाते हैं। तो ये मीडिया ग्राम पॉजिटिव को रोककर ग्राम नेगेटिव को सिलेक्ट करता है। डिफरेंशियल कैसे? इसमें लैक्टोज नाम की चीनी और न्यूट्रल रेड नाम का पीएच इंडिकेटर होता है। कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई लैक्टोज को फर्मेंट करके एसिड बना सकते हैं। ये एसिड इंडिकेटर का रंग बदलकर गुलाबी या लाल कर देता है, तो लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनियां गुलाबी दिखती हैं। दूसरे बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला या शिगेला लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर पाते, इसलिए कोई एसिड नहीं बनता और उनकी कॉलोनियां रंगहीन या पीली रहती हैं। तो एक ही प्लेट पर हम तुरंत बता सकते हैं कि ये एक ग्राम नेगेटिव जीव है और वो लैक्टोज फर्मेंट करता है या नहीं, जो पहचान के लिए एक बहुत बड़ा सुराग है। एक और जरूरी सिलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया है मैनिटोल सॉल्ट अगर यानी MSA। ये सिलेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें 7.5% नमक होता है। ये बहुत ज्यादा है। ज्यादातर बैक्टीरिया इतने नमकीन माहौल में नहीं उग सकते, लेकिन स्टैफिलोकोकस प्रजातियां जो अक्सर हमारी त्वचा पर मिलती हैं, इतने ज्यादा नमक को झेल सकती हैं। तो ये स्टैफिलोकोकस को सिलेक्ट करता है। और ये डिफरेंशियल क्यों है? इसमें मैनिटोल नाम की चीनी और फिनॉल रेड इंडिकेटर होता है। स्टैफिलोकोकस की कई प्रजातियों में से जो सबसे खतरनाक है स्टैफिलोकोकस ऑरियस, वो मैनिटोल को फर्मेंट करके एसिड बना सकता है। ये एसिड फिनॉल रेड इंडिकेटर को लाल से पीला कर देता है। तो अगर MSA प्लेट पर पीली कॉलोनियां दिखें, तो ये एक मजबूत इशारा है कि वो स्टैफिलोकोकस ऑरियस हो सकता है। स्किन इन्फेक्शन के सैंपल्स और MRSA की स्क्रीनिंग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया। सोचिए, एक सैंपल गांव के क्लिनिक से लिया गया है और उसे जांच के लिए शहर के लैब में भेजना है, जिसमें कई घंटे लग सकते हैं। इस सफर में क्या होगा? हो सकता है नाजुक बैक्टीरिया मर जाएं, या फिर सैंपल में मौजूद दूसरे बैक्टीरिया बढ़कर असली मुजरिम को छुपा दें। यहीं पर ट्रांसपोर्ट मीडिया काम आता है। ये कोई पोषक मीडिया नहीं है, ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसका मकसद बैक्टीरिया को खिला पिलाकर बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक तरह से जिंदा रखना है, बिना उनकी संख्या को बदले। ये सैंपल में बैक्टीरिया के अनुपात को ठीक वैसा ही बनाए रखता है जैसा वो मरीज के शरीर में था। एमीज और कैरी ब्लेयर जैसे मीडिया ये पक्का करते हैं कि जब सैंपल लैब पहुंचे तो वो मरीज की हालत की सही तस्वीर पेश करे, जिससे गलत नकारात्मक या गलत सकारात्मक नतीजों से बचा जा सके। सेक्शन 4, मीडिया तैयार करना, सटीकता और स्टेरिलाइजेशन। तो अब जब हम अलग अलग तरह के मीडिया के बारे में जान गए हैं, तो चलिए लैब में चलते हैं और सीखते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। ये सिर्फ चीज़ों को मिलाने जैसा नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक प्रक्रिया है जहाँ एक छोटी सी भी गलती, खासकर कंटैमिनेशन यानी बाहरी कीटाणुओं का आ जाना, सारे नतीजों को बर्बाद कर सकता है। मीडिया बनाने की प्रक्रिया का हर कदम जरूरी है। पहला, तौलना। सब कुछ सटीक माप से शुरू होता है। 1 मिलीग्राम भी कम या ज्यादा होने से फर्क पड़ सकता है। दूसरा, घोलना। पाउडर को डिस्टिल्ड पानी में घोला जाता है और अक्सर घोलने में मदद के लिए थोड़ा गर्म भी किया जाता है। तीसरा, पीएच एडजस्ट करना। एक पीएच मीटर से ये पक्का किया जाता है कि मीडिया का पीएच बिल्कुल सही है। चौथा, बांटना। स्टेरिलाइजेशन से पहले हम मीडिया को फ्लास्क या ट्यूब जैसे कंटेनरों में डाल देते हैं। पांचवां, स्टेरिलाइज करना। ये सबसे जरूरी कदम है। हम किसी भी मौजूदा बैक्टीरिया या उसके स्पोर्स को मारने के लिए ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। छठा, डालना और स्टोर करना। स्टेरिलाइजेशन के बाद मीडिया को एक साफ सुथरे माहौल में पीट्री डिश में डाला जाता है, ठंडा होने दिया जाता है और फिर इस्तेमाल के लिए स्टोर किया जाता है। हर कदम पर एसेप्टिक टेक्निक यानी सफाई का खास ध्यान रखना अनिवार्य है।
ये तस्वीर पूरी प्रक्रिया को एक कहानी की तरह दिखाती है। देखिए, ये एक मशीन पर पाउडर को तौलने से शुरू होता है, फिर इसे एक फ्लास्क में डिस्टिल्ड पानी के साथ मिलाया जाता है और अगार को पूरी तरह घोलने के लिए गर्म किया जाता है। इसके बाद पीएच को एडजस्ट किया जाता है, फिर फ्लास्क को ऑटोक्लेव में रखा जाता है, जो एक तरह का साइंटिफिक प्रेशर कुकर है स्टरलाइजेशन के लिए। ऑटोक्लेव से निकलने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो इसे एक साफ लेमिनार एयर फ्लो हुड के अंदर पेट्री डिश में सावधानी से डाला जाता है ताकि हवा से कोई कीटाणु ना आ जाए। ये एक बहुत ही सावधानी से किया जाने वाला काम है, जहां सटीकता और सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टेरलाइजेशन के लिए सही तरीका चुनना बहुत जरूरी है। सबसे बेस्ट तरीका है ऑटोक्लेविंग, 121 डिग्री सेल्सियस 15 psi प्रेशर पर 15 मिनट के लिए। इस प्रेशर से भाप का तापमान 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जो सबसे जिद्दी बैक्टीरियल स्पोर्स को भी मारने के लिए काफी है। लेकिन हर चीज को ऑटोक्लेव नहीं किया जा सकता। कुछ शक्कर इस तेज गर्मी में जल जाएंगी या टूट जाएंगी। सीरम में मौजूद प्रोटीन जम जाएगा, यूरिया खराब हो जाएगा। ऐसी गर्मी से संवेदनशील चीजों के लिए हमारे पास दूसरे तरीके हैं। एक है स्टीमिंग, जहां हम लगातार 3 दिनों तक 100 डिग्री पर गर्म करते हैं। और सबसे नाजुक चीजों जैसे सीरम या कुछ एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस के लिए हम फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम लिक्विड को एक ऐसे फिल्टर से गुजारते हैं जिसके छेद इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया उसमें से पार ही नहीं हो सकते। तो याद रखिए, गलत स्टेरिलाइजेशन का तरीका चुनने से आपका मीडिया बेकार हो सकता है। सेक्शन 5, एनारोबेस की चुनौती, ऑक्सीजन के बिना कल्चर करना। अब तक हमने जिन बैक्टीरिया की बात की वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में आराम से बढ़ते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की एक पूरी दुनिया है जिनके लिए ऑक्सीजन जहर है। इन्हें एनारोबेस कहते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, जिससे टेटनस होता है, जैसे गंभीर रोग पैदा कर सकते हैं। इन दुश्मनों को स्टडी करने के लिए हमें एक ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन न हो, जो एक खास चुनौती है। तो हम बिना ऑक्सीजन वाला माहौल कैसे बनाते हैं? लिक्विड मीडिया के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे थायोग्लाइकोलेट मिला सकते हैं, जो ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। लेकिन प्लेट्स के लिए हम एनारोबिक जार का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एयर टाइट डिब्बे जैसा होता है। हम अपनी प्लेट्स को अंदर रखते हैं, साथ में एक खास पैकेट भी। जब हम इस पैकेट में थोड़ा पानी डालते हैं तो ये 2 गैसें छोड़ता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब असली जादू होता है। जार के ढक्कन में पैलेडियम कैटलिस्ट की एक परत होती है। ये कैटलिस्ट जार के अंदर की ऑक्सीजन को हाइड्रोजन गैस के साथ जुड़ने पर मजबूर करता है और वे मिलकर पानी बना लेते हैं। इस तरह सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। और ये पक्का करने के लिए कि काम हो गया है, हम एक इंडिकेटर स्ट्रिप मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन होने पर ये नीली होती है, लेकिन जैसे ही सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है ये रंगहीन हो जाती है। ये हमारा सिग्नल है कि जार अब एनारोब्स के लिए सुरक्षित है। सेक्शन 6, मुख्य बातें। तो चलिए, हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में समझते हैं और देखते हैं कि डायग्नोसिस की नींव में महारत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं। इस बात पर गौर कीजिए, एक बैक्टीरिया की पहचान करने की प्रक्रिया में कल्चर मीडिया का चुनाव पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। अगर गलत मीडिया चुना तो बैक्टीरिया उगेगा ही नहीं। अगर वो नहीं उगेगा तो उसकी पहचान नहीं हो सकती। अगर पहचान नहीं होगी तो ये नहीं बता सकते कि कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। मरीज का पूरा इलाज इस पहले बुनियादी फैसले पर टिका होता है। और इसीलिए आज की इस बातचीत से सबसे जरूरी बात ये निकलती है कि कल्चर मीडिया में महारत हासिल करना ही डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी में महारत हासिल करने का पहला कदम है। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये वो आधार है जिस पर एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर पूरा करियर बनेगा। इस नींव को मजबूत बनाइए और आप मरीजों की मदद करने में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो हमने बैक्टीरिया को उगाने की कला सीख ली है। हमने एक दिखने वाली कॉलोनी बना ली है, लेकिन वो कॉलोनी है क्या? हमारे अगले भाग में हम इसी सवाल का जवाब देंगे, कॉलोनियों से पहचान तक। हम उन बायोकेमिकल टेस्ट और तकनीकों के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल हम ये पता लगाने के लिए करते हैं कि प्लेट पर असल में कौन सा बैक्टीरिया उग रहा है। मोहो हेल्थ के साथ सीखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।